आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा जी के साथ, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हैं और कैंसर के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपना लंबा समय पीजीआई में अपनी सेवाएं दी हैं और अभी आईवी हॉस्पिटल चंडीगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर जी.आर. वर्मा जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हज़ारों की गिनती में उन पेशेंट्स को जो बिल्कुल गैस्ट्रो की कैंसरों के साथ लास्ट स्टेजों में थे, उनको एक नई ज़िंदगी दी है। हमारी मुराद है डॉक्टर जी.आर. वर्मा जी के साथ, जिन्होंने लंबा समय अपनी सेवाएं दी हैं पीजीआई में। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर। सर, कैंसर जिसका नाम आते ही लोग पहले घर में नाम नहीं लेते थे कि कैंसर का नाम ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है, नाम लेना भी। लेकिन आजकल जो कैंसर है वो आप डॉक्टर्स की मेहरबानी के साथ बिल्कुल सिंपल एक नाम बन गया है और हज़ारों लोग जो कैंसर के साथ जूझ रहे थे वो सरवाइव कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आजकल के टाइम में कैंसर के बारे में पहले जो धारणा थी कि एक बार अगर किसी को कैंसर हो गया तो लगभग उसका जीवन का अंत लोग समझने लगते थे। लेकिन आजकल इसका ये दृश्य जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। आज इतनी ज़्यादा जागरूकता हो गई है एक आम आदमी में, अनपढ़ आदमी में भी, कि उसको अगर कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो पहले जाकर डॉक्टर से ये सलाह मशवरा करता है, अपनी जांच कराता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हमको ये कैंसर वाली शिकायत तो नहीं है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा इस चीज़ पर हम जोर दे रहे हैं कि किसी को भी पेट में किसी भी किस्म की शिकायत हो, चाहे पेट में दर्द हो या पेट में फूल जाता हो, खाना खाने के बाद तकलीफ़ होती हो, तो ये सब कभी कभी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए यदि मरीज़ लक्षणों के शुरू में ही किसी डॉक्टर से अपनी जांच करा ले तो ये कैंसर शुरू की अवस्था में डिटेक्ट हो जाता है। और जब कैंसर शुरुआत अगर होती है, अगर उस टाइम तक अगर इसके बारे में पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव है। अंडा साहब, लेकिन जिस तरीके से आज साइंस ने तरक्की की है और चाहे वो स्टेज सेकंड तक भी जाए तो भी आप लोग उसको कंट्रोल करते हैं, थर्ड स्टेज पर भी चले जाए तो भी आप उसको थोड़ा बहुत जो है इस तरीके के साथ कि वो उसकी कोई ना कोई सेवाएं जो है इंसान की चली रहती हैं। इवन कि फोर्थ स्टेज वाले पेशेंट है जो, उनके लिए भी आज जो है इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स और इतनी ज़्यादा आप डॉक्टर्स ने प्रोसीजर्स जो है अपना लिए हैं कि वो लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने बहुत सही कहा कि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। यदि कैंसर स्टेज 1 और 2 में इसके बारे में पता चल जाए तो हम कहते हैं तो कैंसर का इलाज पूरी तरह से संभव है। इवन स्टेज 3 में भी काफ़ी हद तक कैंसर का इलाज संभव है। स्टेज 4 में भी हमारा जो कैंसर का इलाज जो हम करते हैं वो हम उसको कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्योंकि कैंसर जब स्टेज 4 में पहुंच जाता है, इसका मतलब है वो शरीर के काफ़ी सारे हिस्सों में वो फैल गया है। तो इस स्टेज में हम कैंसर के इलाज का जो प्रिंसिपल है वो ये अपनाते हैं कि मरीज़ को जितनी से कम तकलीफ़ हो तो वो उस तरह का इलाज हम देते हैं। इसमें कैंसर का क्योर की बजाय हम उसके सिम्टम्स ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट या उसको कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में कैंसर का क्योर संभव है। स्टेज 3 में लाइफ का सर्वाइवल हमारा बढ़ जाता है और स्टेज 4 में क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाती है आजकल इसके इलाज से। बहुत पहले, आज से करीब से 20 साल या 30 साल पहले, जब वो ऑपरेशन के अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा कारगर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स नहीं थी, उस टाइम तो कैंसर का इलाज अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता था।
लेकिन पिछले 10-20 साल में काफ़ी जो इस दवाइयों के बारे में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। काफ़ी कारगर दवाइयाँ रिसर्च की जा चुकी हैं जो कि आजकल मरीजों को दी जा रही हैं, और जिनके फल से कई बार इस तरह से होता है कि ऑपरेशन के पहले जब हम ये दवाइयाँ मरीजों को देते हैं तो तकरीबन 10 से लेकर 20% केसेस में, ख़ासकर कुछ कैंसर में, जैसे खाने की नली का कैंसर है या गॉल ब्लैडर का कैंसर है, इस तरह के कैंसर लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और कई सारे तकरीबन 20 से लेकर 30% केसेस में कैंसर का साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिससे कि इसमें सफल ऑपरेशन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक ऐसी समस्या जिसके लिए कि इंसान को कोई भी राह नहीं दिख रहा था, और आपने उस समय पर अपनी सेवाएं शुरू की जब कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, भयंकर आज भी है, लेकिन आज आपको एक रास्ता दिखाई देने लग गया है। आपका उस समय का एक्सपीरियंस जब आपने पीजीआई ज्वाइन किया और आपने पेट के जो कैंसर्स थे, चाहे गॉल ब्लैडर का है, चाहे फूड की पाइप का है, चाहे लिवर कैंसर है, उस समय का और इस समय का, अब आपके माइंड में जब आप पहले पेशेंट देखते थे तब आपका माइंड कैसे था, अब जब आप कैंसर का पेशेंट देखते हो तो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल का कितना फर्क है? देखिए, ऐसा है, जो सबसे बड़ा चेंज, जो परिवर्तन हमको ये 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो देखने को मिला है, वो एक तो ये कि कैंसर के मरीजों की संख्या तकरीबन हर साल बढ़ती चली गई है। एक तो ये हमने परिवर्तन देखा। दूसरा ये देखा है कि कैंसर, पहले ये आमतौर पर ये धारणा है कि कैंसर तकरीबन 40 से लेकर 50 साल के बाद होता है अक्सर कैंसर, और ज़्यादातर बच्चों में या यंग लोगों में कैंसर नहीं होता है। ये बात भी तकरीबन अब निराधार हो गई है, क्योंकि कई सारे कैंसर, खासकर ये आंतों के कैंसर और इवन गॉल ब्लैडर के कैंसर भी काफ़ी यंग एज में भी देखने को हमको अब आजकल मिल रहे हैं। तीसरा ये हमने देखा है कि पहले जहाँ पर कैंसर का जो इलाज का क्योर कहना चाहिए वो कम था, वो अब कीमोथेरेपी और रेडिएशन की थेरेपी, और आजकल काफ़ी नई कहते हैं, जिनको कहते हैं टारगेटेड थेरेपी, तो उनकी वजह से हमारे पेशेंट की, जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनका क्योर की परसेंटेज अब पहले से अधिक बढ़ गई है। दूसरा है कि इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स को भी हमारे पास इंटरवेंशनल टेक्निक आ गई हैं, कई सारी दवाइयाँ आई हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अब बेहतर होती हुई है, जो कि आज से 30-40 साल पहले संभव नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर हम उस समय की सर्जरी की बात करें जब पूरे का पूरा पेट खोलना पड़ता था, और आज की सर्जरी की बात करें तो आप बहुत ही की होल सर्जरीज जो है, जिससे कि पेशेंट्स, पहले तो जब एक बार कोई ऑपरेशन हो जाता था तो बंदे को ये लगता था कि मैंने ऑपरेशन करा लिया, अब मैं डंकी हो गया, अब मेरी मतलब ज़िंदगी मतलब वही है कि मैं थोड़ा बहुत जैसे रिलैक्सेबल तरीके से ज़िंदगी जी सकूं। लेकिन आज की कैंसर्स को आप ट्रीट करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, और इंसान है जो वो एक नई ज़िंदगी पाकर और पहले जैसा इंसान, जैसे पहले उसकी कैंसर से पहले की स्टेज थी वही स्टेज ला देते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है कि आजकल जो कैंसर की जो इलाज है वो प्राइमरीली सर्जरी है, लेकिन अगर थोड़ा सा कैंसर एडवांस स्टेज में है तो हम सर्जरी के पहले आजकल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं, जिससे कि कैंसर का साइज छोटा हो जाता है और उसके सफल ऑपरेशन करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि कई सारे केसेस में, जैसा हमने पहले बताया, कि जब हम ये दवाएं देते हैं मरीजों को तो कई सारे केसेस में कैंसर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तीसरा ये है कि पहले हम हमेशा ही पेट को पूरी तरह से ओपन करके सारे कैंसर्स का इलाज करते थे। आजकल तकरीबन सारे कैंसर्स में, ख़ासकर मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के कैंसर को डील करता हूँ, तो मैं उसके आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ कि अगर सर्जन एक्सपीरियंस है, जिसे हम की होल सर्जरी कहते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, तो आजकल तकरीबन 80% जो कैंसर का इलाज इस
जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी के द्वारा संभव है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को एक तो तकलीफ दर्द बहुत कम होता है, दवाइयाँ कम देनी पड़ती हैं, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं। तो जब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो टेक्निक आई है सर्जन्स के हाथ में, तब से मतलब मैं कहता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इमीडिएटली सर्जरी के बाद वो काफ़ी बेहतर हो गई है और इससे पेशेंट को और हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी राहत मिली है। खासकर हमारा जो बड़ी आंत के कैंसर हैं और टॉयलेट की सर्जरी, टॉयलेट की जगह अगर किसी को कैंसर है तो ये इस तरह के कैंसर तो आजकल लगभग 90% ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से किए जाते हैं। जहाँ तक लिवर कैंसर की बात है, गॉल ब्लैडर कैंसर की बात है और पैंक्रियाटिक कैंसर की बात है, इनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो एक्सपर्टीज़ है इनके लिए काफ़ी ये डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सर्जरी होती है। इसलिए ऐसे सेंटर्स बहुत कम हैं इंडिया में। ज़्यादातर सेंटर्स वो ओपन सर्जरी करना पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस की, आपने ज़िंदगी में हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स, क्योंकि पीजीआई एक ऐसा सेंटर है यहाँ पर सारा हिंदुस्तान के लोग नहीं बाहर के लोग भी आते हैं, और क्या कहें कि आज ये 40 साल का एक्सपीरियंस है कि आपके लिए जैसे पहले स्कैनिंग तो आप जब बात करते हैं तो तभी स्कैन हो जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहें? स्कैनिंग मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग? आई मीन टू से स्कैनिंग मीन्स कि जब पेशेंट आता है तो आपको सिम्टम के साथ, आपके बात के साथ ही, क्योंकि वो 40 साल का जो एक्सपीरियंस है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक कैंसर वाली बात है, उनके डायग्नोसिस की वाली बात है कि ये जो विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस आपको कैंसर को डायग्नोसिस करने में काफ़ी मदद मिलती है। आज से शुरू में 30-40 साल पहले जो हमारे पास इलाज, जो डायग्नोसिस करने के लिए जो हमारे पास एक्सेसरीज इन्वेस्टिगेशंस थे और जो आज हमारे पास है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब से पहले हम अपने क्लिनिकल सेंस पे, क्लिनिकल जजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि उस टाइम उस तरह के हमारे पास साधारण ये जो हमारे डायग्नोसिस करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें और आधुनिक जो उपकरण नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल ये जो हमारे पास जो MRI हैं, CT स्कैन है, PET स्कैन है, इस तरह के स्कैन के आने के बाद हमारे जो डायग्नोसिस करने में, कैंसर के डायग्नोसिस करने में हमें काफ़ी मदद मिली है। डायग्नोसिस के अलावा सबसे और ज़रूरी होता है कि कैंसर को स्टेज करना, कि कैंसर किस स्टेज में है। वो इन इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमें काफ़ी हद तक से 90%, 90-95% केसेस में हम सही तरीके से ये निश्चित कर लेते हैं ऑपरेशन के पहले कि कैंसर की कौन सी स्टेज है, जो कि अब से 40 साल पहले इतना संभव नहीं था। जनरली क्या होता था कि जब हम पेट खोलते थे तब हमें पता चलता था कि कैंसर इतना बढ़ गया है, लेकिन आज PET स्कैन और जो हमारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, इनकी वजह से हम पहले से बता सकते हैं कि कैंसर मान लो लास्ट स्टेज में है तो हम कहेंगे इसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और उस मरीज़ को बिना ऑपरेशन के ही किसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरीज है जो उनका भी रुझान हो गया है, और ख़ासकर ये जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं, जैसे लिवर की आपने कैंसर की कही, पेंक्रियास की कही और गॉल ब्लैडर की कही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोबोटिक सर्जरी जो अभी आई है वो बेसिकली और भी एक एडवांस स्टेज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की। हम पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को कई नाम से कहते थे, की होल सर्जरी, लेज़र सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसके आगे अब ये जो रोबोटिक सर्जरी आई है, इसके भी सेंटर इंडिया में तकरीबन 50 के करीब पहुंच गए हैं, और ये सर्जरी काफ़ी अब कहना चाहिए सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस है, और इसके लिए एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये है कि एक बार आदमी इसमें एक्सपीरियंस हो जाए तो तब ये रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डिफरेंसेस हैं, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें आपको 3D डायमेंशन मिलता है, जबकि लैप्रोस्कोपिक में इट्स जस्ट लाइक अ मूवी, जैसे हम 2D डायमेंशन देखते हैं, जबकि हम रोबोटिक में 3D हमें डेप्थ का ही परसेप्शन होता है।
क्वालिटी ऑफ इमेज बहुत अच्छी होती है, हमारे पास इक्विपमेंट का जो कंट्रोल है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और एक बड़े छोटे एरिया में भी हम वहाँ पर भी जाकर सर्जरी कर सकते हैं। पेशेंट और डॉक्टर को, चूँकि डॉक्टर ये बैठ के सर्जरी करता है, इसलिए वो थकता भी नहीं है कि अगर लंबी सर्जरी हो 4 घंटे की, 5 घंटे की, तो कभी तो डॉक्टर थकता भी नहीं है। तो इसलिए जो रोबोटिक सर्जरी के काफ़ी हद तक फ़ायदे हैं, और इससे सर्जरी की जो प्रिसीजन है और क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर वर्मा, जैसे आपने स्टार्टिंग की तो ओपन सर्जरी के साथ की, लेकिन आपने हमेशा जो भी नई चीज़ आई, नई टेक्निक्स आई, क्योंकि पीजीआई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबसे पहले इंडिया के कोशिश होती है पीजीआई वालों की कि हम सबसे पहले उसी मशीनरी को वहाँ पर लॉन्च करें। क्या ये भी फ़र्क है कि आपने मॉडर्न से मॉडर्न मशीनरी के ऊपर, मॉडर्न से मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ काम किया हुआ है, कि यही वजह है कि आज भी आपका जो सक्सेस रेट होता है पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा है? देखिए, ऐसा है, पीजीआई में लैप्रोस्कोपिक जो मशीन है, मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, 1995 में आई थी। तो तब से लेकर के हम लोग पहले तो ज़्यादातर केसेस में गॉल ब्लैडर की जो पथरी है उसके ऑपरेशन हुआ करते थे। धीरे धीरे उसका उपयोग कॉमन बाइल डक्ट आंत में होने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे डायग्नोसिस बनाने में काम आने लगा, और जब हमारा एक्सपीरियंस उससे बढ़ता गया तो उसके बाद इस सर्जरी का इस्तेमाल हमने फिर कैंसर सर्जरी में शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इस सर्जरी का इस्तेमाल कैंसर में, बड़ी आंत के कैंसर की सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद जैसे तिल्ली है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इनमें भी इसका इस्तेमाल धीरे धीरे हम करने लगे। लेकिन गॉल ब्लैडर का कैंसर के बारे में ये ऐसा होता है क्योंकि तकरीबन 80% केसेस में, चूँकि गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस जब पीजीआई में आते हैं तब तक वो थोड़े एडवांस हो चुके होते हैं, और उस स्टेज में ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर वो केसेस हम ओपन सर्जरी से करते हैं। लेकिन हाँ, इंटेस्टाइन की सर्जरी, इसोफेगस की, खाने की नली की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, इन सर्जरी के लिए ये आजकल नॉर्मल रूटीन है कि हम इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं, और इसके फ़ायदे जैसा हमने पहले बताया, ये काफ़ी हद तक कामयाब है, और इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसा आपने एक बात कही है कि आजकल वो बातें नहीं रही कि 50 इयर्स की अब एज से अब ये जो है चीज़ें आती हैं कैंसर की, यंग ब्लडर्स में भी आ रही हैं, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ रहा है। फैटी लीवर होने की वजह के साथ आजकल लिवर फेलियर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD, ये डिजीज़ जो है अभी रिसेंटली ही हमने इस पर गौर करना शुरू किया है। हालांकि ये डिजीज़ शुरू से ही थी। ज़्यादातर ये उन लोगों में होती है जो कि थोड़े से अभी जिनका वज़न ज़्यादा होता है, स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज में है, या जनरली आदमी जिनका कि हम BMI जिसे कहते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स, जिनका थोड़े से भारी होते हैं, तो उनमें फ़ैट जो है हमारे जिगर में जमा हो जाता है। तो ये भी अब कारण देखा गया है कि ऐसे लिवर में जहाँ पर कि फ़ैट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, तो ये फ़ैट हमारे जो लिवर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं, उनके काम पर असर करता है, उनके काम को कम करता है, और उनको प्रोन कर देता है कैंसर बनने के लिए। तो अब पिछले 10-15 साल में ये पता चला है कि पहले तो लिवर के कैंसर केवल उन मरीजों में होते थे जो कि शराब पीते हैं, जिनकी वजह से सिरोसिस हो गया है, उनका जिगर खराब हो गया है। लेकिन आजकल तकरीबन 20% केसेस ऐसे आने लगे जिनमें कि लिवर बिल्कुल ठीक था, कोई शराब नहीं पीता था, और उनमें ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाता है लिवर में, जनरली फीमेल्स में। तो उनके लिवर में ये कैंसर होने की संभावना अब ज़्यादा बढ़ गई है, और उनमें पाया गया है कि इस तरह का कैंसर जिसमें कि बिना सिरोसिस के कैंसर होता है, वो अक्सर करके इनमें फीमेल्स में पाया गया है। और तो इसलिए ये कैंसर जैसे नया है कहना चाहिए कि हालांकि पहले भी था, लेकिन अब ये पता ये चला है कि जो फैट डिपोजिशन की वजह से भी इस तरह के कैंसर, इस तरह के जो हमारे जिगर हैं, वो उनमें भी कैंसर होने की संभावना अब पहले से बढ़ गई है। बस अगर हम पंजाब की बात करें, खासकर यहाँ पर हम रह रहे हैं, पंजाब हरियाणा की बात करें,
तो हेपेटाइटिस बी सी जो एक पहले तो बहुत ही एपिडेमिक था और बहुत ज़्यादा इसका मेडिसिन भी नहीं थी, ये भी एक तरह से मिनी कैंसर की रूप में देखा जाता था। लेकिन आजकल जैसे आपने निजात पा लिया, नई नई मेडिसिन आ गई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि पहले तो जैसे मैंने बताया कि सिरोसिस कैंसर इनके कारण अल्कोहल हुआ करता था हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, अल्कोहल और वायरल की डिजीज़ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। लेकिन लकीली अब क्या है कि हमारे पास वैक्सीन्स आ गई हैं, हेपेटाइटिस बी की भी आ गई है, सी की आ गई है। तो अब वैक्सीनेशन होने की वजह से अब इनकी परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रही है। इसीलिए ये जो सिरोसिस की वजह से, जिसकी की वजह वायरस की वजह से था, जिसकी वजह से आगे चलकर इस ये जो हमारे जिगर में कभी कैंसर बन जाया करते थे, उनकी परसेंटेज अब धीरे धीरे घट रही है। और ये जो फैटी लिवर से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब एक तो हमारा जो वज़न जो है ज़्यादातर लेडीज़ का बढ़ रहा है, हमारे खाने के जो तौर तरीके बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कम हो रही है, विद द रिजल्ट कि फैट डिपॉजिट हो जाता है। और अब इनकी संख्या फैटी लिवर डिजीज़ की परसेंटेज पहले से ज़्यादा बढ़ रही है और इसीलिए इनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है। जबकि जो वायरस की वजह से जो लिवर हमारा ख़राब होता था, उसकी उनकी परसेंटेज अब पहले से कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन्स आ गई हैं, ट्रीटमेंट आ गए। मगर पर मरीज़ को कुछ हो जाता है तो पहले हम उसका इलाज कर देते हैं, उसके बाद उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, जिससे कि उस पर उसके लिवर पे वो वायरस का असर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे उसको कैंसर नहीं होता है। जैसा आपने क्रॉनिक से क्रॉनिक हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को नई लाइफ दी है, कौन सा ज़िंदगी का आपका सबसे बढ़िया पल था जब आपको ये लगता था कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं, ये हो ही नहीं सकता, और वो चीज़ घटना आपके साथ घटी हो और ऐसा सक्सेसफुल आपने ऑपरेशन किया हो, उसके बारे में क्या कहना चाहें? मैं अभी पीजीआई में मार्च में रिटायर हुआ धीरे धीरे। उसके तकरीब 2 महीने पहले हमने एक बच्ची का ऑपरेशन किया था। बच्ची तो नहीं कहेंगे, यंग लड़की थी। हालांकि वो कैंसर नहीं था, लेकिन उसमें वो उसका जो खाने की नली जो है ना, वो उसकी जल गई थी। उसने तेज़ाब पी लिया था। क्योंकि वो ऑपरेशन हमारे ज़िंदगी का काफ़ी अहम ऑपरेशन है, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकली वो पेशेंट जो है काफ़ी मतलब बर्नट आउट हो चुका था। उसका वज़न केवल 25 या 28 किलो के बीच में था। एक करीब 28 साल की लड़की थी। और वो ऑपरेशन जो हमने किया, वो अभी तक हमें याद है कि जब हमने उसका पूरा फूड का पाइप बदला था, और उसका फूड का पाइप बदलने हमने बड़ी आंत का इस्तेमाल किया था। उस बड़ी आंत को छाती के अंदर जो हमारा ये स्टर्नम होती है, इसके पीछे से लेकर हमने उसको जोड़ा था। तो करीबन हमने उसको 7 जगह पे उसकी इंटेस्टाइन जोड़ी थी। और विद गॉड ग्रेस दैट पेशेंट बिकेम ऑल राइट, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गई। और मतलब मैं तो उस पेशेंट का भाग्य ही कहूँगा कि उसको एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। जनरली इतने मेजर ऑपरेशन में जहाँ पर पूरे फूड पाइप बदला जाए, अंदर से आंत को 7 जगह से काट कर जोड़ा जाए, और तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफ़ी रहती है। बट मैं कहूँगा उस लड़की का भाग्य समझ लीजिए और डेस्टिनी समझ लीजिए कि उसका कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और समय से पहले ही वो लड़की डिस्चार्ज होकर चली गई। तो जब हम वहाँ पर जब पेशेंट पीजीआई से हम जब रिटायर हुए, तो हम उसको 2 महीने बाद ऑपरेशन के बाद जब हमने देखा, तो उस लड़की को मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसका वज़न करीब 25 किलो था। विद ये 2 महीने के अंदर उसका वज़न तकरीबन 5 किलो बढ़ चुका था। वो लड़की पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। एंड वो अपनी फैमिली के साथ आकर के उसने अपने अभी आई स्टिल रिमेंबर मिठाई का डिब्बा हमको एक दिया, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई ये देख करके कि जो अपने लड़की इस बीमारी की वजह से अपने जीवन के जीने की लगभग उम्मीद खो चुकी थी। बिकॉज कि उसको लगा था सब जगह से छोड़ के आगे देखा अब हमारा कहीं कुछ नहीं हो सकता है, अब आप जो कुछ करना करिए। और लकीली आई थिंक उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एंड ये हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारे ज़िंदगी का, मैं कहूँगा सबसे बड़ी उपलब्धि और यादगार रहा ऑपरेशन। ऐसा अगर हम पेट के कैंसरों की बात करें तो जो लोग हैं वो बड़ा लाइटली, क्योंकि पहले उनको होता है कि भी हम लोग ऐसा कोई फार्मूला अपना लें जिसके साथ हमारा कैंसर वैसे ही दूर हो जाए। और जैसे आपने पीजीआई के बोला कि हमने पीजीआई में जब लोग तभी आते हैं जब बहुत एडवांस स्टेज होती है,
क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कोई सेल्स वगैरह या कोई आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, पेट का काम है, तो आप तभी जरूर कोई ना कोई कैंसर एक्सपर्ट के साथ भी अपनी राय आपको जरूर लेनी चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी क्रॉनिक लगने लगे चीज़। ये आपने एक जो बताया ना कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी, क्यों पेशेंट हमारे पास सबसे जब आते हैं तब तक कैंसर लेट हो चुका होता है, उसका कारण कई सारे कारण हैं। उसका एक तो कारण ये है कि जनरली क्या होता है कि पेशेंट सबसे पहले वो अपने जनरल प्रैक्टिस में हो जाता है या फिर कहीं दूसरी जगह दिखाता है और वो उसको ट्रीटमेंट देता है, ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होता है, महीने 2 महीने उसमें निकल जाते हैं, फिर वो किसी और बड़े डॉक्टर के पास जाता है, अल्टीमेटली जब वो भी हाथ खड़े कर देता है तब वो कहता है अब पीजिए जाए। तो इस दौरान उसको लगभग 4-6 महीने लग जाते हैं। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, चाहे आप आयुर्वेदिक कह लीजिए, होम्योपैथिक कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, इसका अब चलन जो है कुछ बढ़ रहा है पिछले कुछ साल से। तो जनरली एक जो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी गरीब भी है, उनके पास इतने पैसे के साधन नहीं है कि उनको अगर कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत किसी बड़े अस्पताल में जाएं। तो जनरली वो कोशिश करते हैं कि किसी बिना कम पैसे से अगर उसका इलाज संभव हो जाए तो इसलिए वो इन मतलब इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी हैं उनके करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो ठीक नहीं होता है तो जो हमारे पास आता है तो जनरली एडवांस हो जाता है। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि एक कहीं कहीं पर गांव में ये धारणा है कि साहब आप एक बार कैंसर हो गया तो भाई तो एंड है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, खाली ऑल्टरनेटिव कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो इसलिए ज़्यादा कई साल ऐसा भी होता है कि उस स्टेज में ऑपरेशन हो सकता था, इलाज हो सकता था, लेकिन चूँकि वो बहकावे में कह लीजिए या लोगों के बातों के सुनने के बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि चलो हम बजाय बड़ा ऑपरेशन कराने के हम अपना कहीं पर ऑल्टरनेटिव कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और जब वो उनके पास जाते हैं तो वो कई बार तो ऐसा है कि वो श्योरिटी देते हैं कि नहीं वो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ठीक कर देंगे, कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के भी हमने मेरे साथ कई बार केसेस आए और उन्होंने बताया हमको कि हम सब वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इससे इलाज हम ठीक कर देंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो ठीक होने के बजाय वो ट्रीटमेंट वो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब तक हमारे पास आते हैं तो लगभग लाइलाज हो जाता है। तो ऐसे भी मैंने देखा कई सारे केसेस हैं। तो मेरी एक आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जब भी कभी आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप उस तकलीफ़ को उसको नज़रअंदाज ना करें। आजकल जो डायग्नोसिस के कई सारे हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास साधन हैं जिनको इस्तेमाल करके हम पहले से ही इस तरह की कैंसर की बीमारियों को हम डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे कि उनका इलाज संभव है। हमेशा जब भी कैंसर का इलाज करना है तो जहाँ तक हो सके किसी बड़े अस्पताल में अवश्य जाएं या जहाँ डॉक्टर जो उसका स्पेशलिस्ट हो उनको दिखाएं। ऑल्टरनेटिव थेरेपी कृपया शुरू में मत करें। जब डॉक्टर किसी बड़े अस्पताल में वो मना कर देखा है कि भाई ये लाइलाज है, इसमें कुछ हो नहीं सकता है, उस स्टेज में यदि आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी वो आपके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू में मेरी राय में आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी का सहारा न लें। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा जी और जिनका लंबा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। हम इनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि आज इन्होंने हमें पंजाब प्लस चैनल को टाइम दिया और दर्शकों को रूबरू। सर क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी कैंसर हो जाए, अगर पेट की कैंसर है, इसोफेक्स की है, गॉल ब्लैडर की है, इवन लिवर की भी कैंसर है, तो सबसे पहले तो उनको जैसे आपने बोला कि एक पेंडु धारणा है कि अब ये कैंसर हो गया तो बस ये तो गया, मतलब सबसे पहले तो ये हो गया कि उसको अपने माइंड सेटअप उनकी फैमिली को ये बनाना चाहिए नहीं ये बच सकता है। और दूसरा ये हो गया कि इनिशियल स्टेजेस में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये क्यूरेबल है। और तीसरी बात जो आपने सबसे अहम बोली है कि अगर वो स्टेजेस बढ़ भी जाएं, तो 3rd या 4th स्टेज भी हो जाए, तो भी आप किसी न किसी तरह से कोई सर्जरी या कोई कीमो जैसे आ रही है तो कोई ना कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके साथ उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों? मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से हम सारे दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब भी आपको ये पेट में
कोई तकलीफ़ हो या खाने में किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। और कोई भी जो बीमारी है या इलाज अगर आपको कराना है तो एक सही डॉक्टर से इलाज कराएं, देर मत करें, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर का इलाज संभव है यदि उसे शुरू में ही ठीक से डायग्नोस कर लिया जाए तो। और ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर होने से जीवन समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आज काफ़ी हमारे पास इफ़ेक्टिव कीमोथेरेपी और सर्जिकल प्रोसीजर आ गए हैं जिनकी वजह से एटलीस्ट दी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा सर्वाइवल इम्प्रूव हो जाता है और कई सारे केसेस में कैंसर पूरी तरह से क्योर करने की संभावना भी होती है। इसलिए इससे निराश ना हो, समय से और पहले इलाज कराने से कैंसर का इलाज संभव है। जैसे डॉक्टर GR वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजकल ये अपनी सेवाएं IV हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगाई हुई है, क्योंकि लोग बोलते थे कि डॉक्टर GR वर्मा के पास समय पर जाओगे तो बच जाओगे, हमें बहुत खुशी है कि हम आपके इतना रूबरू हो रहे हैं और आपने हमें और हमारे चैनल को टाइम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।